जी नमस्कार मित्रों। कल मैंने इतिहास में आपको राजवंशों के मगध साम्राज्य का उदय और उसके बाद मगध के राजवंशों के विषय में मैंने चर्चा की थी। और मैं थोड़ा अभिलाषा जी से पूछना चाह रहा हूँ कि कल मैं कहाँ तक आपको लिखाया था, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप मुझे बताने की कोशिश करें। सर मगध राज चल रहा था, उसमें उनका विवाह वगैरह लिखवा चुके हैं आप, मतलब विष्णु बिंबिसार हो शासन चुका के है। जी सर। अच्छा ठीक, ओके। चलिए, मगध में हर्यंक वंश, हर्यंक वंश में जो शासकों का क्रम था, मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार है, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन को उदयभद्र ही कहा जाता था, ठीक है। उदयन के बाद आपके अनिरुद्ध, उसके बाद आपके मुंड और फिर नागदशक, नागदशक, ठीक है। ये इसके शासक थे और इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पितृहंता यानी कि प्रत्येक शासक अपने पिता की हत्या कर गद्दी को संभाला था, ठीक है। हम इसके बाद बिंबिसार के विषय में चर्चाएं कर चुके थे। बिंबिसार को मैंने आपको बताया कि इनको श्रोणिक, जैन धर्म में श्रोणिक कहा जाता है और श्रोणिक या सैनी, और पुराणों में इनको क्षेत्रोजस भी कहा जाता था। पुराण के अनुसार बिंबिसार को क्षेत्रोजस, ये शायद मैंने चर्चा नहीं की थी, मेरे दिमाग में आ गया है। तो पुराण में क्षेत्रोजस कहा जाता था। इन्होंने 3 विवाह किए थे, वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने का इनका विचार था। तो इन्होंने आपको लिच्छवी गणराज्य में चेटक शासक जो था, उसकी पुत्री चेलन्ना या चलना से इन्होंने विवाह स्थापित किया था। और इसके साथ साथ इन्होंने प्रसेनजीत जो कौशल नरेश थे, उनकी बहन महाकौशला के साथ, और मध्य प्रदेश की रानी क्षेमा के साथ, ठीक है। इन्होंने अंग को, अपने जो अंग जनपद था उसको अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। अंग का उस समय शासक ब्रह्मदत्त था, उसको अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद इनके विषय में 2 चीज़ें मैंने और बात की थी कि जीवक नामक इनका जो राजवैद्य था, ये अवंत के शासक चंद्रप्रदोत की को पांडुरोग से मुक्त किया था। इस वजह से अवंती और इसके बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे। उनकी माँ का नाम शालवती था, वो गणिका की प्रमुख थी, और इन्होंने बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध को बेलवन महाप्रसाद या महाविहार दान में दिया था। ये मैंने चर्चा कर ली थी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो शासक है अजातशत्रु। अजातशत्रु, उनका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 544 से लेकर 492, ये बिंबिसार का था। 544 BCE से लेकर 492 BCE तक बिंबिसार का शासनकाल था। इसके बाद अजातशत्रु का जो शासनकाल है वो 492 से लेकर 460 BCE तक, ठीक है। 492 से लेकर 460 BCE तक इनका शासन। इन्होंने अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। इनकी जो मुख्य उपलब्धियां थी, अजातशत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता था। कुड़िक, ये बार बार क्वेश्चन आया है, श्रोणिक किसे कहा गया और कुड़िक किसे कहा गया। तो श्रोणिक बिंबिसार है और कुड़िक कौन है? अजातशत्रु है। और इनकी जो उपलब्धियां रही, इन्होंने
पहली बात तो हुआ कि जो कौशल राज्य था, ठीक है, उनकी बहन के साथ, प्रसेनजित की बहन के साथ बिंबिसार का विवाह हुआ था और बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था। इस तरीके से जो इनका संबंध था, ठीक है, ये प्रसेनजित इनका मामा लगता था, ठीक है, और इनकी हत्या की वजह से मामा रुष्ट हो गए और इन्होंने जब काशी को दहेज में दिया था बिंबिसार को, वो इनसे ले लिया। जब ले लिया तो काशी को लेकर ही अजातशत्रु और प्रसेनजित के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ और इस संघर्ष में प्रसेनजित पराजित हुआ। काशी को लेकर प्रसेनजित पराजित हुआ। पराजित होने के बाद प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह, पुत्री का नाम था वाजिरा, वाजिरा का विवाह किससे कर दिया? अजातशत्रु से, अजातशत्रु से। और काशी पे जो उन्होंने पुनः ले लिया था, काशी को पुनः जो है अजातशत्रु के हवाले कर दिया, यानी कि काशी अब मगध राज्य में मिल गया, ठीक है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही। उसके बाद अजातशत्रु ने दूसरा क्या काम किया? वज्र संघ, जो मुजफ्फरपुर के पास में था, वज्र संघ वैशाली का, ठीक है। दूसरा प्रमुख कार्य है वज्र संघ। संघ कहाँ पे था? वैशाली इसकी राजधानी थी और ये मुजफ्फरपुर के आसपास का एरिया था। ये महत्वपूर्ण उस समय जनपद हुआ करता था। इस जनपद को इसने विजय की, आक्रमण कर उसे पराजित किया और उस पराजित के पीछे कहानी क्या थी कि इसके अजातशत्रु के मंत्री थे वस्सकार। ये कौन था? अजातशत्रु का मंत्री, अजातशत्रु का मंत्री नाम क्या था? वस्सकार। ये कई बार पूछा गया था। इस मंत्री की सहायता से अजातशत्रु ने वज्र संघ में फूट डाल दी। वज्र क्या था? कई कुलों का एक संघ था, कई राज्य उसमें शामिल थे, ठीक है। उस पे इसने फूट डाल दी। अब उनके बीच मतभेद हो गया और आसानी के साथ वज्र संघ को पराजित किया। तो इसमें आपको ध्यान देने की क्या बात है कि किसके द्वारा उसने फूट डाली? वस्सकार के द्वारा। और दूसरी एक प्रमुख बात है इसमें कि इस युद्ध में दो हथियार, नए हथियार का उपयोग किया गया था। उसका नाम था रथमूशल, रथमूशल और महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक। मैं पुनः कह दे रहा हूं कि दो हथियार, एक हथियार रथमूशल और दूसरा हथियार महाशिलाकंटक था। इन्हीं हथियारों की सहायता से इसने वज्र संघ पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु के विषय में अगर जो आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है, यहीं से बनेगी कि अजातशत्रु ने किस क्षेत्र को मगध साम्राज्य में मिलाया। तो एक पहला काशी हो गया और काशी के साथ साथ इसने वज्र संघ को, और वज्र संघ के विजय में किसकी भूमिका थी? मंत्री वस्सकार की भूमिका थी। और दूसरे उसने रथमूशल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग इसमें किया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ अजातशत्रु के विषय में अजातशत्रु ने के समय में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण उसे कहा जाता था मृत्यु की, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। कब? अजातशत्रु के समय, ठीक है। और 483 BCE में, 483 BCE में, ठीक है। और
यहाँ पर चूंकि राजधानी क्या थी, राजधानी राजगृह थी। राजगृह में एक प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पे हुआ? उसकी राजधानी राजगृह। ठीक है। देखिए, जब हम आपको छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन की चर्चा करेंगे तो उसमें दो प्रमुख धर्म उभर कर सामने आते हैं, एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। और कई संप्रदाय, तो उस समय बाशक संप्रदाय की चर्चा हुई है। उस बाशक संप्रदाय में करीब 5-6 बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन 5-6 में भी आपको जैन और बौद्ध धर्म के विषय में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन कमीशन में पूछे जाते करो। तो बौद्ध संगीत की रचना यहाँ पे हुआ राजगृह में। और इसी समय मैं जब डिटेल्स पढ़ाऊँगा बौद्ध धर्म को तब और भी उसके विषय में बताऊँगा। बस इतना ही जान लीजिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीत की रचना मतलब आयोजन कहाँ किया गया? राजगृह में किया गया। किसके समय हुआ था? अजातशत्रु के समय में। ठीक है। और इसमें बौद्ध का आपका 2 पिटक, आपके शुद्ध पिटक बौद्ध ग्रंथ है, शुद्ध पिटक, और आपका दूसरा विनय पिटक। विनय पिटक, इन 2 पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीत में की गई थी। ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। और इसके समय में एक कार्य और किया गया था कि राजगृह में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। ठीक है। दुर्ग का निर्माण, दुर्ग का निर्माण। ठीक। उस दुर्ग के निर्माण में वह किससे? अवंत के शासक, अवंत राज्य के भय से कि वह हो सकता है इस पे आक्रमण कर दे। और इसने अजातशत्रु ने अपनी पुत्री का विवाह, उसका नाम पद्मावती था, अपनी पुत्री का विवाह वत्स राज्य, जो वत्स कौशाम्बी के आसपास का राज्य था, जो इलाहाबाद का क्षेत्र था, उसके उदयन के साथ इन्होंने किया था। ठीक है। इनकी पुत्री का विवाह, पुत्री का नाम पद्मावती था, पद्मावती। ठीक है। इनका विवाह इसने क्या किया था? वत्स शासक उदयन के साथ, उदयन के। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। अजातशत्रु, इसका टाइम पीरियड 492 से लेकर 460 BC तक, इसके शासनकाल की जो तो प्रमुख घटनाएं थी उसमें था एक काशी का विलय और दूसरा वज्रसंघ का विलय। वज्रसंघ के विलय में वशकार की भूमिका और 2 महत्वपूर्ण हथियारों की भूमिका। उसके साथ साथ इसके शासनकाल में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। वो आयोजन राजगृह में किया गया था। और राजगृह में जो है 2 पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उसकी रचना की गई थी। और इसने एक दुर्ग का निर्माण कराया था, किसके भय से? अवंत राज्य के भय से। और अपनी पुत्री का विवाह, पद्मावती का विवाह उदयन वत्स राजा के साथ कर दिया था, वत्स। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जो तीसरे शासक थे हर्यंक वंश के, उनका नाम था उदयन या उदयभद्र। आप लोग इसको देख लीजिए, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। ठीक है। इस वंश के जो तीसरे शासक हैं, जो महत्वपूर्ण ये भी है, उदयन या उदयभद्र। इसका प्रमुख कार्य क्या था? इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र, जिसको पटना कहा जाता था अभी। ठीक है। तो उसकी स्थापना
किसने की थी? उदयन या उदयभद्र ने। और स्थापना के साथ साथ यह पटना जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर है, गंगा और सोन नदी के संगम पर, ठीक है। इस पाटलिपुत्र की स्थापना के साथ साथ क्या किया? इससे उदयन ने अपनी राजधानी भी बनाया, राजधानी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य इसके साथ है कि किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद इनके विषय में बहुत खास और जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो हमारे शासक आते हैं वो अनिरुद्ध, उसके बाद मुंड और उसके बाद नाग दशक, ठीक। और इन्हीं नाग दशक की हत्या कर, इसकी हत्या कर शिशुनाग ने, नाग ने सैशुनाग या शिशुनाग वंश की स्थापना की, सैशुनाग वंश की स्थापना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनकी हत्या कर किसने? शिशुनाग ने सैशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जो दूसरा वंश है शिशुनाग वंश। जो पहली राजधानी राजगृह मगध राज्य की थी, राजगृह या गिरि ब्रज भी कहा जाता था, गिरि ब्रज। ये राजधानी के अन्य नाम भी आपको मिलते हैं, कभी हो सकता है पूछ ले इसके अन्य नाम क्या थे। तो एक नाम इसका था कुशाग्रपुर, कुशाग्र, दूसरा नाम इसका था वसुमती, तीसरा नाम था इसका मगधपुर, मगधपुर, चौथा नाम था बिंबसारपुरी, बिंबसारपुरी, ये इसके प्रथम संस्थापक थे। और बृहद्रथपुर, बृहद्रथपुर, ये राजगृह के अन्य नाम थे, कुशाग्रपुर, वसुमती, मगधपुर, बिंबसारपुरी, बृहद्रथपुर। देखिए बृहद्रथपुर के एक थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पुराणों के अनुसार, जो हमारे पुराण है, ठीक है, उनके अनुसार मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था और उसके उत्तराधिकारी जरासंध थे। ये पुराणों में है, ठीक है। लेकिन जो बौद्ध साहित्य हमको वहाँ पे बताते हैं, बौद्ध साहित्य के अनुसार उसका प्रथम जो है वंश हर्यंक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबसार ने की थी, ठीक है। और इसी की पुष्टि भी होती है आगे चल के, ठीक है। किसके शासक को मारकर फिर शिशुनाग वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना हुई। तो इसलिए आप बृहद्रथपुर भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि पुराणों के अनुसार मगध का प्रथम राजवंश कौन था, तो आप उसको बृहद्रथ वंश कहिएगा, बृहद्रथ वंश। किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार। स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने, बृहद्रथ ने। इसका उत्तराधिकारी कौन था? जरासंध, ठीक है, ये इसके उत्तराधिकारी थे। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन इतिहासकारों का फिर बाद में जो मत आया वो इस पर जाकर केंद्रित हुआ कि राजगृह में जो पहला राजवंश स्थापित हुआ वो किसका था? वो हर्यंक वंश का था और उसके बाद शिशुनाग वंश आया। अब हम शिशुनाग वंश के विषय में चर्चा करते हैं।
इसके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। इस वंश का जो शासन काल था वो 112 से लेकर 344 BCE तक, 412 BCE से लेकर 344 BCE तक। और जो इसका प्रथम शासक था उसका जो कार्यकाल था वो 412 से लेकर 392 BC, ठीक है। ये बहुत शक्तिशाली शासक हुआ और इसके शासनकाल में मगध साम्राज्य की सीमा में काफ़ी वृद्धि हुई, ठीक है। आपके अंग, वत्स, अंग और आपके काशी और आपका वज्र पहले ही मिलाया जा चुका था मगध राज्य में। इसके शासनकाल में ये बहुत बड़ी बात हुई। इसने अवंती को, अवंत और वत्स को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मगध राज्य में शामिल किया, पराजित करके शामिल। ये बहुत महत्वपूर्ण इसकी उपलब्धि थी। मगध और वत्स को किसमें शामिल किया? अवंती और वत्स को मगध राज्य में शामिल किया। दूसरी एक महत्वपूर्ण इसने जो कार्य किया वो क्या था? वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। अभी तक राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। अब वैशाली क्या हुआ? वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और इसके राज्य की सीमा जो है, अब समझ लीजिए नीचे अवंत का जो पश्चिम मालवा का क्षेत्र है वहाँ, ठीक है। और उसके नीचे एक अस्मक जनपद पहले था, ठीक है। वहाँ तक इसके राज्य की सीमा शामिल थी, ठीक है। और दो महत्वपूर्ण इसके कार्य, एक अवंती और वत्स को और दूसरा वैशाली को राज्य की राजधानी बनाया, ठीक है। इसके बाद जो इसका दूसरा शासक होता है वो, उसका नाम है कालाशोक या काकवर्ण, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। दूसरा शासक है कालाशोक या काकवर्ण। हेलो सर जी। ये वैशाली को दूसरी राजधानी बनाई थी, तो दो जगह राजधानी थी या फिर बदल कर ये वैशाली मतलब राजगृह से वैशाली कर दिया था? नहीं, दो जगह नहीं थी। ये राजगृह को छोड़कर दूसरी राजधानी इसने वैशाली, यानी कि दो जगह नहीं थी, सिर्फ वैशाली ही राजधानी थी इनके टाइम में, ठीक है। हाँ, ठीक। अब इसने क्या किया? राजधानी कहाँ से? राजधानी पाटलिपुत्र थी। कब थी? आपके उदयन के समय में। वहां से इसने राजधानी को कहाँ चेंज किया? वैशाली, ठीक है। क्लियर हुआ? जी हाँ, सर, ठीक। और फिर क्या हुआ? दूसरा जो शासक, दूसरा शासक है कालाशोक। इससे काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं, काकवर्ण, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 394 से लेकर 366 BCE तक, ठीक है। 394 से लेकर 366 BCE। इसके समय की प्रमुख घटना क्या हुआ? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पाटलिपुत्र को किसने अपनी पहली राजधानी बनाया, फिर वैशाली किसने राजधानी स्थानांतरित की, ठीक है। और फिर इसने क्या किया? वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बताया। वैशाली के स्थान पर
पुनः राजधानी परिवर्तित कर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक है, इसका कार्य। अब इसी में कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है, क्योंकि एक बार पाटलिपुत्र राजगृह से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से वैशाली, वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ध्यान रख लेना कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? आपके उदयन ने की। और पहली बार राजधानी किसने बनाया? उदयन ने बनाया। लेकिन शिशुनाग वंश के बाद जो शिशुनाग वंश का शिशुनाग शासक था, उसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया। इसलिए कि वज्जियों के ऊपर, जो वज्जी लोग थे, उनके ऊपर अधिक नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था। ठीक है, इस वजह से इसने वैशाली राजधानी बनाया। लेकिन इसका जो पुत्र है वो पुनः वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, और इसके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना होती है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन। द्वितीय बौद्ध संगीत का मतलब यहाँ क्या था? संगीत का मतलब सभा का आयोजन। ठीक है, और इस संगीत में आपके एक महत्वपूर्ण वैशाली में ही, लेकिन वैशाली में ही संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक है, और इस संगीत सभा में एक महत्वपूर्ण क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन होता है। इस एक का नाम है स्थविर और दूसरे का नाम है महासांघिक। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्यांश, इस संगीत का महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि दो संप्रदाय बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, एक स्थविर और महासांघिक। ठीक है, आप देखिए चारों संगीत में ये काफ़ी बार पूछा गया है कि चारों संगीत में ध्यान रखिएगा, पहले और तीसरे में जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसमें क्या था? बौद्ध साहित्य का प्रणयन हुआ था। बौद्ध साहित्य में पहला क्या था? पहले में आपके विनय पिटक और शुद्ध पिटक, और तीसरे में जो पाटलिपुत्र में हुई थी वहाँ अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। और दूसरे में क्या हुआ कि बौद्ध संप्रदाय बने, एक स्थविर दूसरा महासांघिक, और यही बौद्ध संप्रदाय चौथे बौद्ध संगीत में जो कश्मीर में आयोजित किया गया था, इसी बौद्ध संगीत में यह संप्रदाय हीनयान और महायान में परिवर्तित हो गया। स्थविर जो है वो हीनयान में परिवर्तित हुआ और महासांघिक महायान में परिवर्तित हुआ। इतना ध्यान रखना, पहले और तीसरे में साहित्य और दूसरे और चौथे में संप्रदाय। ठीक है, अब इसके काल की घटनाएं हो गई। कालाशोक या काकवड़ 394 से लेकर 366 वैशाली के स्थान पर राजधानी परिवर्तित कर पुनः पाटलिपुत्र ले गया, और द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में स्थविर और महासांघिक दो संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, अब हम इसके अंतिम शासक नंदिवर्धन नाम था। शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था नंदिवर्धन। कहीं कहीं वो नाम महानंदिन नाम प्राप्त होता है। ठीक है, इस अंतिम शासक की हत्या किसने की? महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने, और इन्होंने इस शासक की हत्या करने के बाद नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश, और नंद वंश का जो टाइम पीरियड रहा वो 344 से लेकर 323, एक शॉर्ट टाइम पीरियड था BCE। ठीक है, नंदवंश के शासकों में दो शासक के बारे में आपको जानकारी रखनी है, एक महापद्मनंद, ठीक है, या महापद्मनंद, और दूसरा घनानंद। इसी घनानंद को, जो अंतिम शासक था, इसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करके आपको क्या किया कि मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। तो हम नंदवंश के विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। महत्वपूर्ण शासक है।
इसका संस्थापक था महापद्म नंद। ये काफी शक्तिशाली और साहसी शासक थे, पूरे मगध राज्य में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ, ठीक है। और इसके राज्य की सीमा जो है, आप समझ लीजिए कि पंजाब जहाँ से शुरू होता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में पंजाब से लेकर और नीचे अगर आप आते जाएंगे तो नीचे आपको गोदावरी नदी के तट तक, गोदावरी नदी का तट, ठीक है। और इधर आपका पूर्व में आपका मगध था ही, ठीक ठीक। इतनी बड़ी इसकी सीमा थी। इसने उस दौर के समस्त इक्ष्वाक वंश के शासकों को, पांचाल के शासकों को, कलिंग को, और आपको कैकेय वंश, हैहय वंश, कैकेय वंश नहीं, कोशय वंश, ठीक है, हैहय वंश, इन सब शासकों को पराजित किया था, ठीक है। और पराजित करने के उपरांत इसने कई उपाधियां धारण की थी, ठीक है। इस महापद्म नंद को पुराण जो है, पुराण महापद्म पद के नाम से जानते थे, महापद्म पति, ठीक है। और इसके साथ साथ इसने कई उपाधियां धारण की थी। उस उपाधियों को आप देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न काफी उठते हैं। उपाधियां इनका जरा देख लीजिए कौन कौन सी थी। उपाधियां इनका, पहला था कलिका अंश, कलिका अंश, या कलिका अवतार, कलिका अवतार, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी जो उपाधियां थी, उस उपाधियों में द्वितीय परशुराम, द्वितीय परशुराम, अपरो परशुराम, अपरो परशुराम, ठीक है। सर्व छत्रांतक, छत्रांतक, एक राट, एक राट, एक छत्र, एक छत्र, एक छत्र, एक राट की उपाधियां इन्होंने धारण की। इसके साथ साथ इन्हें उग्रसेन भी कहा जाता था, उग्रसेन, ठीक है। इन उपाधियों के विषय में जरूर याद रखिएगा, कलिका अंश या कलिका अवतार, द्वितीय परशुराम, और इसके साथ साथ भार्गव, भार्गव, ठीक है। सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों के नाश करने के कारण एक राट, एक छत्र और उग्रसेन और भार्गव, इतनी उपाधियां इनकी